वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम। देखो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आई नो कि सभी को पता होना चाहिए। जैसे कोई इमोशंस इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो अब तुम्हें बताना है अपने दोस्त को कि ये कहाँ जाए, किससे मिलने जाए। देन हमें चाहिए होता है सक्सेस, फ्रेम। तो ये हमारे अनकॉन्शियस डिजायर है एंड ये जो अनकॉन्शियस हमारे अंदर दबी हुई डिजायर्स है वही हमसे हर काम करवाती है। डांट के चलेगा, मैंने बोला हाँ ये तो हमेशा डांट के चले जाता है। सो ये मेरे को दिखाएगा कि मैं एक बहुत चिल्ड पर्सनालिटी, लोग कहते हैं इसलिए हम मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन सेंस। मी एज अ होल तुम देख रहे हो कि हाँ भाई मैम खड़ी है, मैम मुझे पढ़ा रही है, उनके बाल का कलर ब्लैक है, उनका बोलने का तरीका ये है। इवन इट इज फर्नीचर हो गया या ऑक्सीजन हो गया, एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो सब कुछ हमें हमारा एनवायरमेंट दे रहा हो। यहाँ पे हम लोग किसी भी फिनोमेनन को स्टडी करते हैं, फिजिकल फिनोमेनन हो गया, इसमें हम लोग देखते हैं कि ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं अपने सोसाइटी। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज मेंटोर। आज के इस वीडियो से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11 दैट इज साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी का चैप्टर। ये हमारा अंतिम प्रहार वीडियो है जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये सभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं तुम्हें देने वाली हूँ नोट्स जो तुम्हें मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड जस्ट जॉइन इट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द एमसीक्यूज ऑफ द होल चैप्टर, ठीक है। तो देखो एमसीक्यूज में हम लोग ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ूंगी या आंसर बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन पढ़ूंगी, तुम लोगों को टाइम दूंगी, तुम लोगों को आंसर सोचना है एंड देन सोच के अपने माइंड में रखना है। देन मैं जब आंसर राइट वाला बताऊंगी तो तुम्हें क्या करना है, चेक करना है इफ योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। एंड एट द एंड तुम्हें अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि एमसीक्यूज में तुम्हें कितने मार्क्स मिले। आज के इस वीडियो में हमारे 15 एमसीक्यूज एज अ होल होने वाले हैं एंड 15 में से मैं देखती हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिलते हैं। सो अपना मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकोलॉजी इज डिफाइंड because the scientific study of। सो साइंटिफिक स्टडी, हम साइकोलॉजी को कहते हैं एक साइंटिफिक स्टडी, बट किस चीज का साइंटिफिक स्टडी हम साइकोलॉजी को मानते हैं? क्या ये पीपल एंड थिंग्स को पढ़ता है, क्या ये इमोशंस एंड बिलीव्स को पढ़ता है, क्या ये परसेप्शन एंड रिलीजन को पढ़ता है, या क्या ये माइंड एंड बिहेवियर को पढ़ता है? इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के बाद। वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि कैसे हमारे जो साइकोलॉजी है उसमें मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर आते हैं, राइट। सो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। सो तुम्हें बताना है कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी वजह से। द राइट आंसर यू हैव टू थिंक इन योर माइंड एंड आई विल से यू द आंसर। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माइंड एंड बिहेवियर। हम लोगों ने चैप्टर में ही डिस्कस कर रखा था कि साइकोलॉजी किसे पढ़ता है, हमारे ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन बिहेवियर को एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को यूजिंग सम साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर। ओके, सो आई होप सबको यहाँ पे number 1 marks मिले होंगे in the number 1 question. Next, moving to the question number 2, the word psychology comes from। देखो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आई नो कि सभी को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, सो क्या ये हमारा जो साइकोलॉजी का वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन से, स्पेनिश से, ग्रीक से या इटालियन से? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू गेस इन योर माइंड एंड आई होप सबने दे दिया होगा आंसर। द आंसर इज ग्रीक। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। चलो बताओ, वॉटसन और स्किनर इन दोनों ने ही साथ में किस चीज के बारे में, किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था? वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? क्या वो फंक्शनलिज्म था, क्या वो कॉग्निटिव था, क्या वो सोशल कल्चरल था, क्या वो बिहेवियरिज्म था? ओके, एंड द राइट आंसर इज बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म इज द राइट आंसर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सबको अब तक 3 में से 3 मिला होगा, ठीक है। तो अब मूव कर रहे हैं हम लोग 4th क्वेश्चन पे। साइकोलॉजी, द वर्ड साइके एंड लोगस आर मेड ऑफ 2 वर्ड विच मीन। साइकोलॉजी एक वर्ड है जो कि डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, राइट, एंड दैट इज साइके एंड लोगस, इसमें डिवाइडेड है, ठीक है। अब साइके का मतलब क्या होता है एंड लोगस का मतलब क्या होता है ये तुम्हें बताना है। क्या साइकोलॉजी स्टडी है साइंस ऑफ सोल? क्या स्टडी है क्या ये स्टडी है साइंस ऑफ कॉन्साइंस एक्सपीरियंसेस, या फिर ये स्टडी है ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर्स, या फिर नन ऑफ द अबव? सो द राइट आंसर यू हैव टू गेस इन योर माइंड।
और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, साइकोलॉजी एक साइंस है ऑफ सोल, जो कि हम लोगों ने अच्छे से चैप्टर में पढ़ रखा था कि हम एक्चुअल में साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, माइंड को पढ़ते हैं, सोल को पढ़ते हैं, राइट। सो आंसर हमारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं हम लोग। द प्राइमरी साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड विद इन द ईयर। अब सबसे पहला जो हमारा लेबोरेटरी था साइकोलॉजी का वो कौन से ईयर में ओपन हुआ था? क्या ये 1915 में ओपन हुआ था, क्या ये 1922 में ओपन हुआ था, 1986 में हुआ था, या नन ऑफ द अबव में हुआ था? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 1915. Moving on to the question number 6, that is name the psychologist who founded the psychoanalysis. अब हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ा था। तुमसे सवाल में पूछा क्या गया है कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने फाइंड किया है साइको एनालिसिस के स्कूल को। क्या वो सिगमंड फ्रॉइड थे, क्या वो जेम्स थे, क्या वो जॉन वॉटसन थे, या इनमें से कोई भी नहीं थे? तो तुम्हें आंसर गेस करना है। And the right answer is Sigmund Freud. Okay, I hope everyone is going right. Okay, so Sid needs help. देखो एक सिड है जिसको हेल्प चाहिए, किसमें? He cannot manage with his day-to-day pressure and feels less motivated. उसके दिनचर्या में बहुत सारे प्रेशर्स है, जैसे उसको होमवर्क करना होता है, स्कूल जाना होता है, ट्यूशन का होमवर्क है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, एंड उसका कोई एग्जाम है जिसकी वो प्रिपरेशन अलग से कर रहा है। तो उसके जिंदगी में बहुत सारे प्रेशर हैं, एंड इस प्रेशर की वजह से उसका जो मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। ही शुड विजिट टू अब तुम्हें बताना है, तुम्हें उसे एडवाइस करना है अपने दोस्त सिद्धार्थ को कि वो आखिर किसके पास जाए फॉर हिज प्रॉब्लम रिलेटेड टू इमोशनल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि इसे कोई इमोशन इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो अब तुम्हें बताना है अपने दोस्त को कि ये कहाँ जाए, किससे मिलने जाए। क्या वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, क्या वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, या क्या वो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे। अब मैं देखती हूँ तुम्हारी आंसर्स कैसे तुम लोग राइट वाला ढूंढ पाते हो। दिस इज अ चैलेंज, ठीक है। सो The right answer is counseling psychology. काउंसलिंग साइकोलॉजी इसलिए बिकॉज काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर हम लोग देखते हैं कि काउंसलर्स होते हैं जो बेसिकली एडवाइस करते हैं अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, इमोशनल स्टेबिलिटी, मोटिवेशन की प्रॉब्लम एंड ऑल। सो हमें डिस्कशंस किए जाते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिस्कशंस करने के लिए काउंसलर्स होते हैं। सो हमें काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास इसे भेजना होगा टू डिस्कस एंड सॉल्व आउट द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, who established the first experimental laboratory in Germany? अब तुम्हें बताना है कि पहला लैबोरेटरी किसने खोला था जर्मनी में रिलेटेड टू हमारा साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन? क्या वो डॉक्टर एन सेन गुप्ता थे, क्या वो विल्हेल्म ऊन थे, क्या वो डॉक्टर नाथ थे, या क्या वो विलियम जेम्स थे? ओके, एंड इसका आंसर मुझे पता है मेजॉरिटी सही देगी, राइट? क्योंकि देना भी चाहिए यार। विल्हेल्म ऊन थे जिन्होंने पहली बार जर्मनी के रहने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने, और जो कि साइकोलॉजिस्ट भी थे डेफिनेटली, जिन्होंने साइकोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट लैबोरेटरी एस्टैब्लिश्ड? अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम लोग अटक सकते हो। कौन सा ऐसा जगह था, कौन सी ऐसी लैबोरेटरी हम लोगों ने पहली बार, यानी कि जो फर्स्ट हमारी लैबोरेटरी थी साइकोलॉजी की, वो हम लोगों ने किस कंट्री में एस्टैब्लिश की थी, किस जगह में एस्टैब्लिश की थी? कनाडा में, लेप्जिग में, न्यूयॉर्क में, या फिर कलकत्ता में? अब कुछ लोगों को याद होगा जर्मनी में थे मैम, राइट? अब तुम बताओ कि कौन सी जगह पे था, मैं भी देखूं तुम लोगों को कितने इन्फॉर्मेशन है। सो द राइट आंसर इज लेप्जिग। मैंने अपने वन शॉट वीडियो लेक्चर में कितने ही बार बताया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेप्जिग वाला क्वेश्चन। सो सी, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यूज में भी आएगा तुम्हारे एग्जाम में, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट। ओके, सो एमसीक्यूज का एमसीक्यू नंबर 9 का आंसर है लेप्जिग। Next we are moving to question number 10. Dash studies changes that occurs from infancy to adult या to old age. So ऐसा कौन सा साइकोलॉजी का डिसिप्लिन का पार्ट है जो स्टडी करता है चेंजेस है इन्फेंसी से ओल्ड एज तक जो भी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, उसे कौन सी डिसिप्लिन या स्कूल ऑफ स्टडी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ता है? क्या वो हेल्थ साइकोलॉजी है, क्या वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, क्या वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, या क्या वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है? And the right answer you have to guess. The right answer of this question is
डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इसलिए बिकॉज ये एक ऐसी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट मतलब जो चेंजेस हमारे बॉडीली चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस एज अ होल, जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं फ्रॉम द इन्फेंसी टू द ओल्ड एज इज टर्म्ड एज डेवलपमेंट। ठीक है, सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ही ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि कैसे चेंजेस हो रहा होता है फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेंसी टू द ओल्ड एज। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज ओके। इससे पहले मैं तुम लोगों को पूछूंगी कि अपना कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है तुम्हें, सबसे पहली बात, और आई होप कि तुम लोगों को अब तक 10 आउट ऑफ 10 मिला हो। ठीक है, सो अब हम लोग मूव करेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डैश वर्स टू स्ट्रक्चरलिज्म एज डैश वर्स टू फंक्शनलिज्म। अब तुम ये बताओ कि किसने स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म दोनों ही इंट्रोड्यूस किए थे, दोनों स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना, शुरुआत किया था पढ़ना। ठीक है, ये तुम्हें बताना है। क्या वो वून थे और टिंचर थे? क्या वो वून थे या जेम्स थे? क्या वो जेम्स या टिंचर थे? या क्या वो मिल्नर या थॉमस बॉन थे? अब तुम्हें इसका आंसर बताना है मुझे, ना में तो कंफ्यूज हो ही गए होगे। लेट्स सी हाउ यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। Okay, so the right answer of this question is option number B, वुंट एंड जेम्स। देखो, हमारे विल्हेल्म वुंट ने सबसे पहले लेप्जिग में लैबोरेटरी खोली थी, लेप्जिग जर्मनी में, राइट, इन 1915। देन आफ्टर इन्होंने क्या किया, वहां पे लैबोरेटरी खोल दी और बैठ गए? नहीं, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म, साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को पढ़ना शुरू किया था। दैट इज योर वुंट। ठीक है, एंड दो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने फंक्शन ऑफ माइंड के बारे में पढ़ना शुरू किया था, वो थे हमारे जेम्स। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन इज फ्रूड एम्फेसिस द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग पीपल्स पर्सनालिटी। अब जो हमारे सिगमंड फ्रूड है, डॉक्टर सिगमंड फ्रूड, उन्होंने क्या बताया कि इंसान के जीवन को शेप करने वाला, इंसान की पर्सनालिटी को शेप करने में किस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यू हैव टू आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन, ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी सी इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या ये फ्री विल है, क्या ये अनकॉन्शियस डिजायर्स है, क्या ये हॉर्मोन्स है, या ग्रुप इन्फ्लुएंस है? सो यू हैव टू से मी द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज अनकॉन्शियस डिजायर। सिगमंड फ्रूड इन व्हाट नोन एज योर साइको एनालिसिस वो बताते हैं कि ह्यूमंस के डिजायर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमंस के पर्सनैलिटी पे। मैं जैसी हूँ, मेरे डिजायर्स मुझे रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या चाहती हूँ, राइट, माई बेसिक नीड्स आई वॉन्ट लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, दीज आर द बेसिक नीड्स विच एनी वन वॉन्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या चाहिए हमें? बिलोंगिंगनेस नीड है हमें, राइट, सेफ्टी नीड्स हमें होती है, एंड हमें नीड होती है टू सम पीपल्स, राइट, देन हमें चाहिए होता है सक्सेस, फेम। तो ये हमारे अनकॉन्शियस डिजायर है, एंड ये जो अनकॉन्शियस हमारे अंदर दबी हुई डिजायर्स है वही हमसे हर काम करवाती है। सो दैट इज व्हाट सिगमंड फ्रूड कहना चाहते थे अपने साइको एनालिसिस के अंदर। ठीक है, सो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर हो गया तुम्हें, अगर किसी को भी डाउट था यहाँ पे तो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, द बिहेवियरिस्ट रिजेक्टेड इंट्रोस्पेक्शन बिकॉज। सो जो बिहेवियरिस्ट थे, जो बिहेवियर की स्टडी करते, बिहेवियर ऑफ माइंड के बारे में, सो उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का मेथड को गलत साबित किया या अनएक्सेप्टेबल बताया। क्यों बताया? बिकॉज इट वॉज टू स्लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लो मेथड है। क्या ये आंसर राइट है? या फिर इट इन्वेडेड पीपल्स प्राइवेसी, ये लोगों के प्राइवेसी में घुस जाता है। क्या ये आंसर है? या इट यील्डेड टू मच डेटा, इसमें बहुत सारे डेटा हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं। या फिर इट वॉज टू सब्जेक्टिव, ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। सो द राइट आंसर यू हैव टू से मी, एंड यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज होने ही वाले हो, मुझे पक्का यकीन है। मैं भी देखती हूँ तुम लोग कंफ्यूज कैसे नहीं होते हो। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इट इन्वेडेड पीपल्स प्राइवेसी। देखो, इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसा मेथड है जो इनिशियली जब साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ था तब लोगों को, या लोगों नहीं, टू बी मोर स्पेसिफिक, साइकोलॉजिस्ट इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज करते थे। इंट्रोस्पेक्शन के मेथड में मैं लेट्स सपोज अर्थक्वेक आया, उसने अपनी फैमिली को खो दिया, तो मुझे जानना है कि उसकी पर्सनल की मेंटल स्टेबिलिटी, वो माइंड से क्या सोच रहा है। ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी उसकी कैसी है, क्या वो सोच पा रहा है, क्या वो समझ पा रहा है, लाइक दैट। तो ये समझने के लिए मैंने उस पर्सन को बुलाया, एंड इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसा मेथड है जब मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड उससे वो आंसर देना है। अब इस प्रोसेस में तुम लोग खुद सोचो, तुम्हें पढ़ना है उसके बारे में,
वो क्यों बताएगा कि उसको क्या फील हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, उसे तकलीफ हो रही है, मतलब हो सकता है 1-2 साल हो गए हो, तो वो क्यों बताएगा, वो तो खुश दिखाएगा तुमको, राइट। अपनी अंदर की फीलिंग जरूरी नहीं है कि कोई भी किसी के भी सामने खोल दे, राइट। सो साइकोलॉजिस्ट के सामने बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो सच्चाई नहीं बताए कि वो एक्चुअल में कैसा फील कर रहा है। हो सकता है वो बोल दे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भैया, मैं जा रहा हूँ, ऐसा करके भी चल सकता है कोई भी, या झूठ बोल सकता है कोई भी। तो इंट्रोस्पेक्शन के मेथड ऐसा है जो बहुत ज्यादा लोगों की प्राइवेसी में घुस जाता है एंड सब्जेक्टिव भी है। ऐसा क्वेश्चंस पूछना होता है, मे बी सामने वाला पर्सन कंफर्टेबल नहीं है टू आंसर एंड दैट्स व्हाई ही और शी जो है वो गलत आंसर्स बता रहे हैं हमें। सो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड इसीलिए बिहेवियर्स वाले लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है। एंड इसी इंट्रोस्पेक्शन के मेथड का आंसर जो हम लोग डिस्कस करे थे वो ये है कि इट इन्वेडेड पीपल्स प्राइवेसी। डेफिनेटली ये सब्जेक्टिव है बहुत ज्यादा, लेकिन मेन रीजन जिसकी वजह से बिहेवियर वाले जो बिहेवियर्स को स्टडी करने वाले लोग इसे डिक्लाइन कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, वो यही रीजन है क्योंकि ये लोगों की प्राइवेसी में एंटर करता है, जो कि साइकोलॉजी एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन नहीं चाहता। So I hope this answer is clear to everyone. Moving on to question number 14. Which field of psychology would be the most likely to study the influence over crowding or conformity? अब तुम्हें ये बताना है कि ऐसा कौन सा फील्ड है साइकोलॉजी का जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें स्टडी करते हैं हम इन्फ्लुएंस का। इन्फ्लुएंस किसका? भीड़ का, क्राउड का, लोगों का इन्फ्लुएंस हम पर कैसे पड़ता है ये हम स्टडी करते हैं, ठीक है। मैं स्कूल में हूँ तो मेरे पीयर्स, मेरे टीचर्स मुझे कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसका इफेक्ट मुझे पढ़ना है, ऐसा। तो अब तुम बताना है कि इसमें एक ऐसा कौन सा फील्ड है। तो क्या ये पर्सनालिटी है, क्या ये कॉग्निटिव है, क्या ये क्लिनिकल है, या क्या ये सोशल है? सी द आंसर इज वेरी वेरी इजी, स्पेशली जो कि सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा क्लियर है ये आंसर, वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे मेरे काफ़ी स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अच्छे से पता है आंसर, एंड द राइट आंसर इज सोशल। वाई मैम सोशल क्यों है? देखो सोशल इसलिए है बिकॉज यहाँ पे पूछा है कि समाज का, क्राउड का इफेक्ट हमारे बिहेवियर, हमारे पर्सनालिटी पे कैसा पड़ता है वो हमें बताना है। यहाँ पे देखो ना क्वेश्चन लिखा है स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस, यहाँ पे पूछा क्या है? इन्फ्लुएंस के बारे में पूछा है, एंड किसका इन्फ्लुएंस? क्राउड एंड कॉन्फॉर्मिटी, मतलब समाज का इन्फ्लुएंस हमारे पे पड़ता है। तो हम इसको हम किस फील्ड के अंदर पढ़ते हैं? सोशल साइकोलॉजी के अंदर। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। Moving on to the next question, question number 15, that is, it studies the role played by the mind in strengthening the immune system. ये मैंने बहुत बार तुम लोगों को बताया, most important short questions, MCQs, 2 marks questions इससे बन सकते हैं। So अब तुम्हें बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऐसा कौन सा ब्रांच है, ऐसा कौन सा चीज है जो स्टडी करता है रोल ऑफ माइंड को, यानी कि हमारे माइंड का कितना रोल होता है टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, एंड दैट द आंसर इज, क्या है आंसर तुम्हें बताना है मुझे। क्या ये न्यूरो साइकोलॉजी है, क्या ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है, क्या ये पैरासाइकोलॉजी है, या क्या ये बाइनोस न्यूरो साइकोलॉजी है? एंड द राइट आंसर इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ये है तुम्हारा राइट आंसर। किस लिए राइट आंसर है? बिकॉज इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा बिहेवियर और माइंड कैसे रिलेटेड है, साथ में कैसे हम अपने माइंड का इस्तेमाल करके अपने इम्यून सिस्टम को और ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एमसीक्यूज। यहाँ से हमारे जो एमसीक्यूज का पार्ट है वो होता है फुल्ली कंप्लीट। ओके, सो आई होप जो भी डाउट्स था तुम्हारा एमसीक्यू से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो पूरा एक्सप्लेनेशन को देखो, साथ में एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, एंड आई एश्योर कि कोई भी डाउट तुम्हारा रह नहीं जाएगा, ठीक है। अब अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में तुम्हें लिखना है आउट ऑफ 15 हाउ मच यू गॉट इन दिस एमसीक्यू सेशन। ओके, एंड नाउ हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, वो हम डिस्कस करेंगे अब। Okay, we are moving to the question number 1. What is behavior? Give examples of overt and covert behavior. अब तुम्हें बताना है कि behavior क्या होता है and examples दो overt behavior का and covert behavior का। देखो सबसे पहले behavior क्या होता है हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ रखा था in detail, everything we have discussed। इस चैप्टर का तो मैंने हर टॉपिक का ही तुम्हारे लिए you know what known as वीडियो ला दिया है, राइट, सो एज टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर इन अ प्रॉपर वे। सो अब हम लोग को आंसर चाहिए कि बिहेवियर होता क्या है। देखो बिहेवियर आर एक्चुअली नथिंग बट हमारे रिस्पॉन्सेज टुवर्ड्स एनी स्टिमुली। हमारे आसपास बहुत सी चीजें हो रही हैं बट किस चीज के प्रति हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट नोन एज योर बिहेवियर साइकोलॉजी के हिसाब से। सो बिहेवियर मतलब हमारे रिस्पॉन्सेज, हमारे एक्शंस टुवर्ड्स एनीथिंग।
ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल जहाँ पे मैं टीवी देख रही थी, ओके, एंड अचानक से मेरे बड़े भाई आते हैं, ठीक है, मेरे बड़े भाई आते हैं एंड मुझे डांट के चले जाते हैं। अब इसके टूवर्ड्स मैं रिस्पॉन्ड कैसे करती हूँ, ये बताएगा कि मैं कैसा सोचती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो मुझे डांट के चले गए, मैंने बोला हाँ ये तो हमेशा डांट के चले जाते हैं, सो ये मेरे को दिखाएगा कि मैं एक बहुत चिल्ड पर्सनालिटी हूँ, मैं रोने लग गई लेट्स सपोज। तो यहाँ पे दिखेगा कि मैं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, बहुत जल्दी मुझे बुरा लग जाता है। अगर मैं वो डांट के चला गया, मैंने इग्नोर मार दिया, तो मैं हाँ मैं इग्नोरिंग पर्सन हूँ, मैं किसी को भी इग्नोर कर सकती हूँ। मेरा पर्सनालिटी इज वेरी डिफॉल्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बोल्ड पर्सनालिटी है मेरी, लाइक दैट। सो मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा रिस्पॉन्स कैसा है, मेरी एक्शंस कैसे है, इससे तुम्हें पता चलेगा कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है, राइट। सो दैट इज ऑल योर बिहेवियर इज। सो अब आंसर तुम्हें कैसे लिखना है, सबसे पहले साइकोलॉजी हो या कोई भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट हो, पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब पॉइंट वाइज आंसर में सबसे पहले तुम्हें बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है, देन यू विल एक्सप्लेन अबाउट ओवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर एंड उसके एग्जांपल्स दे दो, ठीक है। ये आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है। अब मूव करते हैं आंसर में, डिस्कस करते हैं। अ पर्सन रनिंग टू कैच ट्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है? ओवर्ट बिहेवियर मतलब जो बिहेवियर हम लोग देख सकते हैं, एंड कोवर्ट बिहेवियर मतलब वो बिहेवियर जो हम नहीं देख सकते, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे बिहेवियर का मीनिंग दिया हुआ है, व्हाट इज बिहेवियर, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। अब यहाँ पे बताया गया है कि ओवर्ट बिहेवियर ऐसा जिसे हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल की बात करें, मेरे बड़े भैया आते हैं, मुझे डांट के चले जाते हैं, तो अब मैं जो रिस्पॉन्ड करती हूँ, राइट, मैं अगर बोलती हूँ अरे भागो यार तुम तो हमेशा डांट के चले जाते हो, इस टाइप का मैं बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम देख के मुझे बता रहे हो, राइट, तुम देख रहे हो मेरे बिहेवियर का, तुम बता रहे हो कि हाँ भाई ये तो बहुत चिलिंग पर्सनालिटी है, राइट। सो दैट इज व्हाट नोन एज अ पर्सन रनिंग टू ट्रेन। तो यहाँ पे हमारा ओवर्ट बिहेवियर का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारे टेक्सचर बुक का आंसर तुम ऐसे लिख सकते हो कि कोई भी पर्सन है जो बहुत लेट हो गया था तो ट्रेन कैच करने की कोशिश करा, तो ये तुम्हारा ओवर्ट बिहेवियर है जिसे हम लोग देख सकते हैं। एंड वहीं कोवर्ट बिहेवियर के एग्जांपल की बात करें, द वर्किंग ऑफ ह्यूमन मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोई भी डिसीजन हम लोग अपनी लाइफ में लेते हैं, कोई भी हमारे ह्यूमन मेमोरी में हम कुछ सेव करते हैं, तो दैट कैन नॉट बी सीन, राइट। सो दिस इज व्हाट known as your covert behavior. So यहाँ पे एक्सप्लेन वही किया हुआ है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। How can you distinguish scientific psychology from that of popular notions of disciplines of psychology? अब ये मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को एक्सप्लेन आउट कर दिया था, पॉपुलर नोशंस यानी कि कॉमन सेंस। अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है तुमसे कि कॉमन सेंस और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है? साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी एंड साइकोलॉजी एज अ कॉमन सेंस, इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। सो अ टेबल इज मेड फॉर यू टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग। मैंने तो तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, मेरे स्टूडेंट्स को बहुत मतलब उनके दिमाग में छप गया होगा कि क्या होता है आंसर। सो तुम लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि तुम लोग क्या समझो इसका मतलब, ठीक है। एंड नेक्स्ट आज साइंटिफिक स्टडी की बात की जाए तो साइंटिफिक स्टडी ऐसी स्टडी होती है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडीज करते हैं। हम लोग यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को एम्पिरिकल डेटा निकाल के पढ़ाई कर रहे होते हैं। स्टडी इज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, हम एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर को स्टडी करते हैं एंड प्रेडिक्शंस करते हैं। लेकिन अगर पॉपुलर नोशंस की बात करें या यूं कहो कॉमन सेंस की बात करें, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअल में इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस होती हैं, जहाँ पे हम जो देखते हैं उसी के ऊपर कुछ भी कंक्लूजन बना देते हैं, राइट। सो हम जो अपने समझ से समझ पाते हैं उसी को हम अपने उसे हम मान लेते हैं। It explains the phenomenon on the basis of experiences, saying or beliefs. So ये हमारे beliefs होते हैं, कोई sayings होते हैं, लोग कहते हैं इसलिए हम मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन सेंस का एग्जाम्पल। It explains events in hindsight. मैं जो आंखों से देखती हूँ उसे भरोसा करती हूँ, उस पर मानती हूँ। अब मैं मानती हूँ, जरूरी नहीं है तुम मानो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। बट साइकोलॉजी एक कॉमन सेंस नहीं है। साइकोलॉजी में हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को करते हुए जाते हैं। अब जैसा कि तुम लोगों ने चैप्टर 2 अगर पढ़ा हुआ, देखा है हम लोगों ने कितने सारे मेथड्स को हम लोग यूज़ करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। कोरिलेशनल मेथड्स है, ऑब्जर्वेशनल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, कितने सारे मेथड्स है ना। केस स्टडी हो गया हमारा, देन व्हाट नोन एज सर्वे रिसर्च हो गया। तो ये सारे कितने सारे स्टडीज होते हैं, ये रिसर्च फॉर्मेट होते हैं जो हम साइकोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से, इन्हीं सारे रीजंस की वजह से हम साइकोलॉजी को कॉमन सेंस से जोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते।
अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। Give a brief account of evolution of psychology। तुम्हें याद होगा वन शॉट लेक्चर मैंने दिया था जब हमारे व्हाट नोन एज वन शॉट लेक्चर था हमारा साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज साइकोलॉजी। वहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, राइट? बट मे बी वहां पे अगर तुम्हें क्लियर नहीं हुआ होगा, ये क्वेश्चन मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था बिकॉज इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत है। यहाँ से कुछ भी मतलब ये पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, फंक्शनलिज्म क्या है, बिहेवियरिज्म क्या है, एक्सप्लेन करो। सो फॉर दैट या ऐसा भी ये सेम क्वेश्चन उठा के भी तुमको दे सकते हैं, राइट? फॉर 8 मार्क्स 6 मार्क्स लाइक दैट। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें मैं बताती हूँ इसका आंसर लिखना किस तरीके से। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें एक्सप्लेन कर देना है साइकोलॉजी एक मॉडर्न डिसिप्लिन है जिसको हम लोग डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने पढ़ने की कोशिश की है। एंशिएंट टाइम से ये अभी तक इमर्ज होते हुए एंड इवॉल्व होते हुए आया है। पहले ये था स्ट्रक्चरलिज्म, देन आया हमारा फंक्शनलिज्म, एंड करते 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 हमारे कितने सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इन्वेंट हो गए हैं। हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। क्यों? बिकॉज जॉन वॉटसन ने सबसे पहला हमारा जो व्हाट नोन एज सबसे पहला हमारा जो यूनिवर्सिटी खोला था, सबसे पहला हमारा जो लैबोरेटरी खोला था टू बी मोर स्पेसिफिक, वो उन्होंने खोला था। एंड साथ ही में उन्होंने ही इनिशिएट किया था साइकोलॉजी के स्ट्रक्चरलिज्म के फेनोमेनन को पढ़ना। सो यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया है, देन स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड होता है, एंड इंट्रोस्पेक्टिव मेथड्स यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर यूज करते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड्स मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले। सो you have to write in the comment section क्या होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इन शॉर्ट, इन योर वर्ड्स, ओन वर्ड्स। ओके, अपने ओन वर्ड्स में आंसर दो मुझे, मैं भी समझूं कि तुम्हें कितना ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया है। अब आ जाओ फंक्शनलिज्म पे। फंक्शनलिज्म किसने दिया है? सो विलियम जेम्स ने दिया है, ये तुम्हें एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर हम लोग ने क्या पढ़ा था? माइंड डज एंड फंक्शंस ऑफ, यानी कि फंक्शंस ऑफ माइंड के बारे में हम लोग मेनली फोकस करते हैं। फंक्शनलिज्म के अंदर हम लोग जानते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में कि इंसान का कॉन्शियसनेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन यहाँ पे भी हम लोग इंट्रोस्पेक्टिव मेथड्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बिहेवियरिज्म के अंदर, जिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को इनिशिएट करना किया था पढ़ना जॉन बी वॉटसन ने। इन्होंने यहाँ पे फोकस किया था बिहेवियर के स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बारे में। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स क्या होता है मैम? देखो, इसके बारे में तो तुम लोग लर्निंग वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, बट जॉन बी वॉटसन ने जो बताया था हमारे स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअल में, हमारा बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है। सी, इस एग्जाम्पल में होता क्या है कि हमारे साथ जो हो रहा है हम उसका रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने केस नंबर 1 बताया था, मेरे भाई आए, मुझे डांट के चले गए। अब यहाँ पे एक स्टिमुलस था जिसके ऊपर मैंने रिस्पॉन्स किया। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम लोग बिहेवियर के अंदर समझते हैं कि क्या हम करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या आ सकता है पॉसिबली। दैट इज ऑल नोन एज योर बिहेवियरिज्म की स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बिहेवियरिज्म के प्रोसेस में हम लोग इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज नहीं करते हैं। इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया है पावलोव ने, जिसके बारे में हम लोग लर्निंग वाले चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एम्फेसाइज ऑन ऑब्जर्वेशनल एंड वेरिफिएबल रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुली। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे ऑब्जर्वेबल एंड वेरिफिएबल रिस्पॉन्सेज आते हैं एंड उसके बेसिस पे हम लोग चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट आ जाओ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर। जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे उनका नाम दे दो, जैसे कि जर्मनी में ये फाउंड हुआ था ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं फाउंडर कौन थे, फाउंडर फादर, तो दिस वाज वोर्दमी, कोहलर एंड कॉफका। ठीक है, एंड इसके अंदर हम लोग किस चीज पे फोकस करते हैं? परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि हम जो भी देखते हैं उसे ऑर्गेनाइज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, whatever we see it as a whole। ये बहुत ही फेमस लाइन है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम कोई भी चीज को एज अ होल देखते हैं। ओके, लेट्स सपोज मैं कुछ दिखाऊं क्या तुम्हें? लेट्स सपोज मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ, ये दिस इज अ बॉटल। ओके, अब तुम इससे क्या देख रहे हो कि इसका ये है, देन ये है, एंड देन ये है। एज अ होल तुम ये इसे बॉटल देख रहे हो, राइट? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट नोन एज योर बिहेवियरिज्म। ठीक है, सो बिहेवियरिज्म मतलब हम कोई भी चीज को आधा नहीं देखते, पूरा देखते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल दे दो। मुझे देख रहे हो तुम लोग, अब तुम ऐसा तो नहीं देख रहे हो कि मेरे बाल अलग हैं, मेरी आंखें अलग है, मेरे हाथ अलग हैं, राइट?
मैं पूरी अलग अलग हूँ, ऐसे तो तुम लोग मुझे नहीं देख रहे हो। मैं मी एज अ होल तुम देख रहे हो कि हाँ भाई मैम खड़ी है, मैम मुझे पढ़ा रही है, उनके बाल का कलर ब्लैक है, उनका बोलने का तरीका ये है, लाइक दैट, राइट। सो ये मुझे तुम लोग ऑब्जर्व करो, तो दैट इज एज अ होल यू आर ऑब्जर्विंग मी। सो दिस इज व्हाट जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम लोग जो देखते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हुए देखते हैं। कैसे देखते हैं? पूरी तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बुक के हिसाब से हम जब भी किसी भी टेबल को देखते हैं तो पहले हम उसके 4 पैर नहीं देखते हैं, बट एज अ होल हम एक टेबल देखते हैं, राइट। सो नेक्स्ट आ जाओ, साइको एनालिसिस, जिसके बारे में बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं एज अ डायनेमिक वे, बहुत ही अलग तरीके से। मैनिफेस्टेशंस ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकॉन्शियस डिजायर को हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट किया जाता है। देन अंडरस्टैंड एंड क्योर, हमारे अंदर जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, अनकॉन्शियस डिजायर से रिलेटेड हमें बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कभी कभार हो जाते हैं। लेट्स सपोज मैं कुछ चाहती थी, लेट्स सपोज कोई एग्जाम था जिससे मुझे क्रैक करना था, बट लेट्स सपोज मैं नहीं कर पाई, राइट। मेरा डिजायर था टू क्रैक दैट एग्जाम, बट मैं नहीं कर पाई। सो मेरा डिजायर यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लोगों को हो भी जाता है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा अब घबरा जाते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, लाइक दैट, राइट। तो साइड इफेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम हो जाता है। तो साइको एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम उन लोगों को ट्रीट भी करते हैं, उनको स्टडी भी करते हैं, साथ में उनके ऊपर स्टडी के साथ साथ ट्रीटमेंट और क्योर का भी पढ़ाई पढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ ह्यूमनिज्म के बारे में। तो ह्यूमनिज्म को किसने पढ़ा है? कार्ल रॉजर एंड अब्राहम मास्लो ने। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फ्री विल ऑफ ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस जो भी चाहते हैं, पीपल आर फ्री टू डू व्हाटएवर दे चूज टू डू, देयर एक्शंस आर नॉट प्री डिटरमाइंड बाय एनी फोर्स। ह्यूमंस जो है वो फ्री है टू डू व्हाटएवर दे वांट। एंड जो हम होते हैं, हम धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, छोटे से हम लोग बड़े होते हैं, ठीक है। अब इस बड़े होने के प्रोसेस में हमारे अंदर बहुत सी चाहतें हो जाती हैं कि जैसे मेरे पास कार हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट। सो हम धीरे धीरे ग्रो होते हैं तो हमारे अंदर की पोटेंशियल्स आती हैं, जैसे हमारी कम्युनिकेशंस आती हैं, हमारे अंदर डिफरेंट स्किल्स इमर्ज होती है, जैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो गया, थिंकिंग का प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस है, ये धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होने लग जाता है। टेंडेंसी टू सेल्फ एक्चुअलाइज एंड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर गोल ओरिएंटेड एंड वर्थवाइल। हम धीरे धीरे अपने काम को गोल ओरिएंटेड करते हैं, यानी कि हम जो भी करते हैं अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पीऊंगी एंड मेरा गोल खत्म, राइट। मैं लेट्स सपोज मैं कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ूंगी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रैक इट, राइट। सो दिस इज द थिंग, हम जो भी करते हैं फ्री होते हैं, ह्यूमंस टू डू व्हाटएवर दे वांट, बट बेसिकली जब हम लोग लाइफ के साथ साथ बड़े होते जाते हैं, हमें समझ आती जाती है, तो हमारे जो गोल्स होते हैं, हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, वो टोटली गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं। हम जो भी करते हैं हमारे गोल्स को फुलफिल करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आफ्टर दिस ह्यूमनिज्म के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, जिसे हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा 7वां स्कूल है साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, कॉम्बिनेशन। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ जेस्टाल्ट अप्रोच एंड स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच। इसके अंदर हम लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं, कॉग्निशन पे। देखो कॉग्निशन का मतलब भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था इस चैप्टर में बहुत अच्छे से। कॉग्निशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ नोइंग और अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ऑल दैट। सो दिस कम्स अंडर कॉग्निशन, ठीक है। सो कॉग्निशन के अंदर हमारी सोचना, हमारा समझना, हमारा अंडरस्टैंड करना, एवरीथिंग कम्स अंडर इट। जीन पाइजेट एंड विगोत्स्की जो है यहाँ पे पायनीज है इस अप्रोच को स्टडी करने में एंड स्कूल को ओपन करने में, इनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, ह्यूमन माइंड एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। सो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे कॉग्निशन के अंदर ह्यूमंस का जो माइंड है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है कि कोई भी इंफॉर्मेशन डालो वो प्रोसेस होती है एंड वो स्टोर हो जाती है, जब भी हमें ज़रूरत होती है तो वो हम लोग रिट्राइव करते हैं, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविज्म पोर्शन। सो यहाँ तक हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि क्या ये प्रॉब्लम, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स
for which collaborations of psychologists with other disciplines can be fruitful. Take two problems to explain it. अब तुम ये बताओ मुझे कि हम लोग इतना सारा साइकोलॉजी को डिफरेंट फील्ड से कंपेयर कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, डिफरेंट कोलैबोरेशंस देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, सो साइकोलॉजी का न्यूरॉन्स न्यूरोलॉजी से क्या कनेक्शन बन रहा है, या साइकोलॉजी बायोलॉजी सोशियोलॉजी डिफरेंट सब्जेक्ट या डिसिप्लिन से क्यों रिलेटेड है. क्या तुम्हें लगता है कि ये ज़रूरत है या इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है? देखो फ़ायदा तो हो ही रहा है, तभी तो हम लोग साइकोलॉजी को डिफरेंट सब्जेक्ट से या डिसिप्लिन से कोलैब कर रहे हैं, राइट. अब क्या फ़ायदा हो रहा है? देखो साइकोलॉजी में हम लोग सिर्फ लिमिटेड होता है ह्यूमंस के माइंड को पढ़ने के लिए. बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं? ह्यूमंस के माइंड को ही सिर्फ नहीं पढ़ रहे होते, उसके पूरे बॉडी को पढ़ रहे होते हैं, राइट. उसके पूरे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, राइट. एंड सोशियोलॉजी की बात करें तो हम समाज में, यानी जैसे कि हमारे समाज का इफेक्ट हमारे ह्यूमंस के लाइफ में कैसे पड़ता है एज अ होल, वो हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है. सो दैट इज योर सोशियोलॉजी. तो अब बायोलॉजी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी ये कितने इंटर रिलेटेड हुए, है ना. साथ में एंथ्रोपोलॉजी भी साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है. एंड और भी बहुत से डिफरेंट डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स है जो ज़रूरत होती है हमें इंक्लूड करने की, कोलैब करने की. देखो साइकोलॉजी जो है वो इंटरैक्शन है या इंटरसेक्शन है बेसिकली सभी फील्ड का, मोस्ट ऑफ द फील्ड्स का. इट कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ बहुत से इसी की वजह से, साइकोलॉजी की वजह से और भी अलग अलग डिसिप्लिन जो है वो एमर्ज होते हुए दिखाई देते हैं. इन दिस स्टडी ऑफ ब्रेन एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी जो है वो अपने नॉलेज को शेयर करता है न्यूरोलॉजी से, फिजियोलॉजी से, बायोलॉजी से, मेडिसिन से एंड कंप्यूटर साइंस से भी, ठीक है. साथ ही में इट स्टडीज, हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं मीनिंगफुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैसे ह्यूमंस का बिहेवियर ग्रो हो रहा होता है, ह्यूमंस का माइंड ग्रो होता है, वो भी हम देखते हैं सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से. साइकोलॉजी अपना नॉलेज शेयर करता है एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से. भाई तुम समझ गया कि इंसान का माइंड कैसे वर्क करता है. अब तुम्हें समझना होगा कि इंसान कैसे वर्क करता है समाज में. उसके बाद तुम्हें समझना होगा कि इंसान की क्या ज़रूरतें हैं, राइट. फॉर एग्जांपल कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट मैं बना दूं जिससे ये सारे लोग ये प्रोडक्ट खरीदेंगे. सो ये भी एक साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स वाली साइकोलॉजी, ठीक है. सो इसीलिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, डिफरेंट डिसिप्लिन से साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है. एंड दैट इज वाई दिस कोलैबोरेशन इज वेरी फ्रूटफुल एंड इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू differentiate between a psychologist and psychiatrist and a counselor and clinical psychologist. देखो तुम्हें बताना है यहाँ पे कि साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही में काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्या डिफरेंस होता है. देखो साइकोलॉजिस्ट जो है डील करते हैं कोई भी कुछ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन से डील करते हैं. इनका जो काम है साइकोलॉजिस्ट का मैं बात करूँ तो ये रिसर्च का काम में ज़्यादातर पाए जाते हैं. साइकोलॉजिस्ट उनका काम होता है ज़्यादातर रिसर्च करना, देन फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कंक्लूजन्स एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कंक्लूजन लाना. साइकोलॉजिस्ट जो है वो कोई भी मेडिकल डिग्री होल्ड नहीं करते हैं, साथ ही में ये मेनली एकेडमिक डिग्री को ही होल्ड करते हैं एंड रिसर्च फील्ड्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. वेयर साइकियाट्रिस्ट की बात करें तो ये जो सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करते हैं साइकियाट्रिस्ट. साथ ही में साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो कॉज को भी पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट को, प्रिवेंशंस को और डिसऑर्डर्स को भी पढ़ने में उनका रोल होता है. देन जो हमारे साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकल डिग्री के साथ होते हैं एंड ट्रीटमेंट भी देते हैं, शॉक वगैरह थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है. देखो काउंसलर जो है वो कॉज को, ट्रीटमेंट को, प्रिवेंशंस को एंड टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड डिस्कशंस करता है, साथ ही में विद इन विच मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स इन सभी को डील करता है. काउंसलर लोगों को हेल्प करता है वोकेशनल प्रोग्राम्स देकर, देन प्रोफेशनल चॉइसेस, यानी कि तुम्हें आगे जाके कौन सी स्टडीज़ करनी है, कौन से जॉब के लिए प्रिपेयर करना है. सो ये सारी चीज़ें काउंसलर से हम हेल्प ले सकते हैं, उनके सजेशंस हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. यूजुअली मेकिंग प्रोफेशनल चॉइसेस में हमें हेल्प करते हैं, हमें गाइडेंस जो है वो हमारे काउंसलर्स देते हैं. हमें काउंसलर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं या एवरीडे लाइफ में होते हैं उसे डील करते हैं. वेयर एज जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमें थेरेपी प्रोवाइड करते हैं फॉर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमें कुछ थेरेपी दे देते हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये काफ़ी मेंटल डिसऑर्डर्स को भी डील करते हैं.
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत से इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं टू नो अबाउट द डिसऑर्डर एंड टेस्ट करते हैं कि कितना लेवल ऑफ डिसऑर्डर इंसान के अंदर है, लाइक दैट. A clinical psychologist deals with specific complicated psychological disorders. कुछ specific complicated specific psychological disorder होता है तो उसे solve करने में clinical psychologist का रोल होता है. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे. डिस्क्राइब करो some of the areas of daily या everyday life where understanding of psychology can be put to practice. यानी कि ऐसी जगहें बताओ जहाँ पे हम अपने डेली लाइफ में साइकोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं. कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे तुम पढ़ के छोड़ दो. इसे तुम अपने डेली लाइफ में आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, तुम रोज याद करते हो अपने चैप्टर्स को, ठीक है, कुछ ना कुछ याद करते हो, समझते हो, देखते हो, सुनते हो, राइट, डिस्कशंस करते हो, बातें करते हो. सो ये सारी चीजें साइकोलॉजी के अंदर ही आती हैं, ठीक है. सो अब हम साइकोलॉजी को अपने डेली लाइफ में यूज कैसे करते हैं? हम सोचते हैं, ठीक है, हमारे कुछ एटीट्यूड्स होते हैं, या वो नेगेटिव होते हैं या वो पॉजिटिव होते हैं. हमारे सोच, हमारे बिहेव करने का तरीका, हमारे जो पैटर्न्स हैं जिस पे हम वर्क करते हैं. सो ऑल दिस कम्स अंडर योर साइकोलॉजिकल एवरीडे प्रॉब्लम. सो हम अपने एवरीडे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम अपने रिलेशनशिप्स को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. साथ ही में हम अपने डिसीजन मेकिंग को पावरफुल बना सकते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. साथ ही में हम चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं. और जो अच्छी बात है इसके बारे में, हम अपने आप और अच्छे से समझ सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. अपनी लर्निंग कैपेसिटी हो गई, हमारी मेमोरी को स्टोर करने की कैपेसिटी हो गई. ये सारी चीज़ें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में समझते हैं, साथ में जानते हैं, और इन सभी को कंट्रोल करने की भी बहुत ही अच्छी सी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, ठीक है. सो अब आ जाओ. सो यही बताया हुआ है एट द एंडिंग लाइन की therefore अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी जो है वो इंसान को अपने स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी लाइफ एंड अपने आप को भी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग करने में बहुत या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एज अ होल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, कंट्रीब्यूट करती है. नेक्स्ट आ जाओ टू क्वेश्चन नंबर 7. हाउ कैन नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी बी यूज टू प्रमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर? देखो, हम लोग इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, राइट. इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी पढ़ने से क्या कुछ इन्वायरमेंट के प्रति हम लोग कुछ जागरूकता फैला सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल फैला सकते हैं. अगर तुम्हें पता चल जाए कि इन्वायरमेंट का और ह्यूमंस का रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ में इन्वायरमेंट का क्या रोल है, देन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हमें खाना वहीं से मिलता है, हमें पानी भी अपने नेचर से मिलता है, अपने इन्वायरमेंट से मिलता है, राइट. सो एवरीथिंग, वट एवर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज, राइट, इवन इट इज़ फर्नीचर हो गया या ऑक्सीजन हो गया, एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो, सब कुछ हमें हमारा इन्वायरमेंट दे रहा होता है. सो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब हमें ये बात पता चल जाती है, अच्छे से समझ में आ जाती है, देन डेफिनेटली हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का काम शुरू कर देते हैं. सो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी हमें बताता है इंटरेक्शंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस. एंड साथ ही में जब हमें नॉलेज हो जाता है, हम चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो डेफिनेटली हम कूड़ा कचरा कम फैलाते हैं एंड कोशिश करते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे हम स्वच्छ और साफ रख सकें, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. Question number 8. In terms of helping solve an important social problem such as crime, which branch of psychology do you think is most suitable? जैसे कि crimes बहुत ज़्यादा आजकल हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा branch of psychology इसमें contribute करेगा crime को रोकने में? Identify the field and discuss the concerns of psychologists working in the field. So तुम बताओ कि ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे, तो हमारा जो क्राइम्स वगैरह का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा. तो ऐसा फील्ड का नाम बताओ, साथ में बताओ कि क्या कंसर्न्स है वहाँ के. देखो, इसका आंसर तुम लोग ऐसे लिख सकते हो कि हमारा जो ऐसा ब्रांच जहाँ से हम लोग अगर पढ़ाई करें, चीज़ों को समझे, तो क्राइम रुक सकता है, वो हमारा सोशल साइकोलॉजी. अब तुम लोग पूछेंगे मैम सोशल साइकोलॉजी क्यों? सोशल साइकोलॉजी को पढ़ने से ऐसा क्या होता है कि हमारा जो क्राइम है वो रुक सकता है? देखो, क्राइम को रोकना मतलब
क्राइम एक सोशल प्रॉब्लम है, राइट, समाज की सोसाइटल प्रॉब्लम है। अब ये क्राइम को रोकने के लिए तुम्हें सोशल या सोसाइटी को, सोशोलॉजी को, सोशल साइकोलॉजी को टू बी मोर स्पेसिफिक पढ़ना होगा। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि इंसान का कैसे, इंसान की पर्सनैलिटी लोगों के द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है, कैसे इंसान की क्या सोशल मोटिवेशंस होती हैं, सोशल अटेंशंस उसको कितना मिलता है, उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उसके फैमिली रिलेशंस कैसे हैं, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। उसके साथ साथ इंसानों के सामाजिक जीवन के बारे में जब तुम्हें ज्ञान होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उन्हें फोर्स करती हैं टू मूव टूवर्ड्स क्रिमिनोलॉजी, राइट, क्राइम की तरफ उसे मूव करने में क्या चीज़ें फोर्स कर रही होती हैं। एंड इसके आंसर में एक और चीज़ है जहाँ पे तुम्हें फोकस करना होगा, लॉयर पे, लॉयर की इंपॉर्टेंस एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड अबाउट क्राइम। इसको, क्राइम को रोकने के लिए क्रिमिनोलॉजिस्ट, लॉयर्स एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हमें नॉलेज है साइकोलॉजी की, अगर हमारे लॉयर्स को, क्रिमिनोलॉजिस्ट को जानकारी है, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की स्टडी उनके पास है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब हमें इंसानों को, जब हमें अपने बारे में पता होता है तो हम लोगों के बारे में समझ सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, राइट। सो अगर हमें पता है, हमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है अबाउट ऑल दिस थिंग्स, सो डेफिनेटली हम किसी के भी मुंह से वो जो निकलवाना है वो निकलवा सकते हैं, राइट। इतने स्मार्ट एंड इंटेलिजेंस होते हैं, राइट। सो हाउ वेल ही और शी कैन रिपोर्ट। अब इन सभी चीज़ों को आंसर निकलवाने के लिए, किसी भी क्रिमिनल से आंसर निकलवाने के लिए हम लोग अपनी साइकोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, लाइक दैट, अपनी पढ़ाई को यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 8। Okay, so we have completed with this the very important NCERT solutions and अब हम move करेंगे towards the most important questions जो कि तुम्हारे इस चैप्टर से बन सकते हैं, ठीक है। So we are moving towards describe constructivism। इस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है भाई बताओ। देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म इज नॉट टू मच डिफरेंट फ्रॉम कॉग्निशन, राइट। सो कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी थ्योरी है जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट करते हैं मतलब कि हम चीज़ों को अपने ओन वे में चीज़ों को समझते हैं। कोई भी बच्चा रो रहा है, ठीक है, कोई भी बच्चा तुम्हारे सामने रो रहा है, अब तुम्हें क्या पता कि वो किस लिए रो रहा है, लेकिन तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग अंदाज़ा, मे बी मम्मी उसको छोड़ के चली गई इसलिए रो रहा है, चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, या फिर गुम हो गया होगा, कुछ ऐसा रीज़न तुम लोग निकालोगे, ठीक है। तो हर अलग अलग लोग, ठीक है, तुम अलग अलग लोग हो, राइट, डेफिनेटली। सो कुछ लोग ऐसा अंदाजा लगाएंगे, 5% लोग होंगे जो बोलेंगे कि मम्मी से दूर हो गया होगा, 10% होंगे जो बोलेंगे कि चॉकलेट चाहिए होगा बच्चे को इसलिए रो रहा है, एंड 15% होंगे। तो मतलब तुम सभी के सोच अलग अलग है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स सिचुएशंस, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट कंस्ट्रक्टिविज्म इज ऑल अबाउट। हमारी नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग डिफर्स, राइट। सो यही बताया हुआ है तुम्हें कि कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी थ्योरी है जो बताती है कि लर्नर्स जो हैं अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं इन स्पाइट ऑफ सोकिंग। हम कोई भी चीज़ को ऐसे रट नहीं लेते हैं, बट चीज़ों को अपने तरीके से समझते हैं एंड देन याद करते हैं, समझदार लोग स्पेशली एज पीपल एक्सपीरियंसेस। अब हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी एक सोल है, स्टडी ऑफ सोल है, ये तुम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये तुम लोगों ने पढ़ लिया कि साइकोलॉजी एक स्टडी है ऑफ सोल, लेकिन इसका क्या मतलब होता है याद कर लिया तुम लोग। इसका मतलब क्या होता है ना, देखो इसका मतलब ये होता है कि हम स्टडी करते हैं सोल के बारे में, राइट, इन साइकोलॉजी। अब यहाँ पे क्या बताया, हमारे एक्सपीरियंसेस जो हम लोगों ने याद किया उसे हम लोग बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डेफिनेटली इनिशियली हम लोग सोल को ही बोलते थे, पढ़ते थे। इनिशियली साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट सेंटर टूवर्ड्स माइंड, लेकिन धीरे धीरे हम लोग साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस को पढ़ने लगे। फॉर एग्जांपल फंक्शंस ऑफ माइंड को पढ़ने लगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में पढ़ने लगे, बिहेवियर ऑफ माइंड के बारे में पढ़ने लगे, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक कॉग्निशन, राइट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट स्कूल्स को पढ़ने लगे साइकोलॉजी के अंदर। तो हमारा नॉलेज जो है वो इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू स्टडी ऑफ सोल, बट अब हम लोगों का नॉलेज जो है, हमारा जो साइकोलॉजी है वो बहुत बड़ा हो चुका है, राइट। सो दैट इज वॉट योर हियर इट इज रिटन। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब हमारा जो याद किया हुआ है वो इतना है, लेकिन हम जब बड़े होते हैं हम उस नॉलेज को यूज़ करते हैं, तो वो नॉलेज जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ मिक्स होके वो नॉलेज जो है वो बड़ा हो जाता है एंड इन्फॉर्मेशन का रूप धेर लेता है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोग याद करके छोड़ नहीं देते, बट हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ चीज़ें हम लोग और अच्छे से जानते हैं, समझते हैं एंड सेव आउट करते हैं।
आई होप इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो एक बार ही वीडियो को थोड़ा सा आगे करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शॉर्ट नोट लिखो कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होती है। देखो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अबाउट बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इट फोकसेस ऑन सिस्टम ऑफ, हम लोग यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं एंड उसका इफेक्ट ह्यूमंस के लाइफ में, ह्यूमंस के माइंड में। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर हम लोग एग्जामिन करते हैं कि क्या कनेक्शन हो सकता है माइंड और बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेट 4 पॉइंट्स टू पॉइंट आउट द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर। तुम्हें बताना है कि माइंड एंड बिहेवियर का कनेक्शन कैसे है। कैसे मैम, हम तो भूल गए। सो देखो भूलने की तो बात ही नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। भाई एक इंसान है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एक पेशेंट था, उसे बहुत ज़्यादा आर्टरीज ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, ठीक है। बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी। आर्टरीज ब्लॉकेज का मतलब कि ऑलमोस्ट हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी एंड कभी भी उसकी डेथ हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया, हम लोगों ने माइंड एंड बिहेवियर को ज्वाइन किया। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने, यानी कि डॉक्टर्स ने, स्पेसिफिकली डॉक्टर्स ने उस पेशेंट को बताया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहिए, बिल्कुल काम रहिए एंड आपका जो सिचुएशन, आपका जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। जबकि हम लोग जानते हैं कि आपका हेल्थ ठीक नहीं हो रहा, बल्कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी हम लोग आपको बता रहे हैं कि आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए और रिलैक्स कीजिए, आप बिल्कुल ठीक ही हो रहा है, यूँ समझ लीजिए। अब ये सुनने के बाद कोई पेशेंट बोलेगा कि हाँ भाई अब तो ठीक हो रहा है, अब क्या आराम करते हैं, ठीक है। जब हमें स्ट्रेस होता है कि भाई मुझे तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो यहाँ पे डॉक्टर ने कुछ आइडिया लगाया, ठीक है, साइकोलॉजी लगाया इनफैक्ट। सो उन्होंने बोला कि भाई आप रिलैक्स कीजिए, वो रिलैक्स करने लगा एंड कुछ दिनों के बाद तुम लोग भरोसा नहीं करोगे, उसका जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व आउट हो गया। यानी कि उसका जो आर्टरीज ब्लॉकेड है वो धीरे धीरे अपने आप ही रिलीज होने लग गया। Okay, and that is the thing from where we can understand the relationship of mind and behavior. हमारा माइंड का, let's suppose उस समय इसका माइंड इतना काम नहीं कर रहा होगा, राइट, बट उसके बिहेवियर की वजह से उसके माइंड ने मान लिया कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ। बिहेवियर मतलब वो बिहेव करने लगा कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रिलैक्स हुआ, खुश रहने लग गया, वो चिंता उसको हट गई, राइट। सो इससे वो बिहेवियर उसका सही हो गया एंड बिहेवियर सही हुआ तो उसका जो माइंड है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, एंड माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हुआ कि हमारा जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक हो गया। सो बिहेवियर एंड माइंड का एक बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन होता है। वट एवर यू डू इन योर डे टू डे लाइफ वो तुम्हारे पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है एंड दैट इज़ वॉट नोन एज योर रिलेशनशिप ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसे एक बार रीड करना होगा तुम्हें और कुछ ज़्यादा करना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई बताओ साइकोलॉजी कैसे एक नेचुरल साइंस है, यानी कि साइकोलॉजी कैसे एक नेचुरल साइंस है, ये तुम्हें एक्सप्लेन करना। चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि नेचुरल साइंस क्या होता है। नेचुरल साइंस मतलब नॉर्मल साइंस जो कि हम लोग पढ़ते हैं, एंड ये जो साइंस है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग किसी भी फिनोमेनन को स्टडी करते हैं। फिजिकल फिनोमेनन हो गया या फिर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो गए, तो साइंस इज ऑल अबाउट दैट, स्टडिंग पर्टिकुलर फिनोमेनन इन डिटेल। ओके, सो साइकोलॉजी कैसे एक नेचुरल साइंस है, बिकॉज हम लोग साइंस की तरह, जैसे हम लोग साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक सिस्टम यूज़ करते हैं, एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में। सो डिस्क्रीट इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी, emphasis on data that can be studied under controlled condition. Psychologists use hypothetical deductive model. देखो hypothetical deductive model is one of the very important part, जहाँ पे जो देखो साइकोलॉजी के साथ साथ साइंस में भी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे जिसके हेल्प से हम लोग डिफरेंट थ्योरीज लाते हैं रिलेटेड टू माइंड, बिहेवियर, लर्निंग एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हो तुम लोग, या डेफिनेटली तुम्हारे सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ थ्योरी से रिलेटेड पार्ट आ जाता है, राइट। सो जो थ्योरी होती है जैसे बिग बैंग थ्योरी हो गई, वो कहाँ से आया, एक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल है जिसके वजह से हम डिफरेंट थ्योरीज को इन्वेंट करते हैं। सो ये सेम प्रोसेस, ये सेम इंस्ट्रूमेंट या सेम चीज़ जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं इन आवर साइकोलॉजी, एंड जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट थ्योरीज बना पाए हैं रिलेटेड टू लर्निंग, रिलेटेड टू माइंड, रिलेटेड टू मेमोरी। ये सारी डिफरेंट थ्योरीज आगे तुम लोग पढ़ने वाले हो, ये इसी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल की देन है, इससे साइंस की देन है, राइट। सो ये है तुम्हारा नेचुरल साइंस के बारे में। अब
यही तुम्हें एक्सप्लेन कर देना है जो मैंने बताया है। रीड करोगे एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। साइकोलॉजी एज सोशल साइंस, देखो साइकोलॉजी एक सोशल साइंस कैसे है, बिकॉज हम इसे सोशल कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिली, हमारा इन्वायरमेंट क्या रोल प्ले करता है हमारे माइंड में, हमारे बिहेवियर में, हमारे सोच विचार के तरीके में, हमारे समाज कैसे हमारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पर्सनालिटी को ओवरऑल फॉर्म या शेप करने में। दैट इज व्हाट नोन एज योर सोशल साइकोलॉजी। सोशल मतलब सामाजिक, राइट। सो साइकोलॉजी, एक सोशल साइकोलॉजी कैसे है या सोशल साइंस कैसे है, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को सोशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं अपने सोसाइटी में, लाइक दैट, राइट। फोकसेस ऑन ह्यूमंस एंड कम्युनिटीज एज सोशल बीइंग्स इन रिलेशन टू देयर सोशो कल्चरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, सो जो मैंने एक्सप्लेन किया एकदम वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज द होल थिंग। नेक्स्ट इज ओके, सो मैंने कितने बार बोला कि ये जो क्वेश्चन है तुम्हें रीड करना होगा एक बारी, तो अब ये रीड कहाँ से करोगे तुम लोग, ये मैं बता देती हूँ। इसे रीड करने के लिए तुम्हें ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड फॉर द तुम अगर कनेक्ट करना चाहते हो मुझसे, तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस है जहाँ पे मैं ऑलरेडी अवेलेबल हूँ। लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन मी देयर। एंड एट द एंड आई विल से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड दिस इज द एंड ऑफ द होल चैप्टर ऑफ आवर्स। इसके साथ हमारा चैप्टर पूरी तरीके से हमारा पूर्ण आहुति देते हैं हम लोग, यूँ कह सकते हो। एंड अब अंतिम प्रहार के साथ हमारे चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से हुआ कंप्लीट। सो अब तुम लोग एग्जाम्स के लिए जा रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, डेफिनेटली टेस्ट वगैरह के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।